स्टोरीज बाय आर्यांश में आपका स्वागत है। यदि आप रोमांच, डरावनी और रहस्यपूर्ण कहानियां सुनना पसंद करते हैं, तो आप सही चैनल पर आए हैं। अब से हम अपनी शामें एक साथ बिताएंगे और ऐसी कहानियां सुनेंगे जो आपको अंदर तक उत्तेजित कर देंगी और आपकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर देंगी। इसलिए अपने हेडफोन लगाएं, रोशनी कम करें, कुछ अकेलापन ढूंढें और आज की स्टोरी बाय आर्यांश का आनंद लें। मुझे लगता है कि उनमें से 3 अभी भी वहां हैं। 3 भेड़िए जिसे मैंने मारा। उसके अलावा मैंने किसी भी समय केवल 2 ही देखे हैं, लेकिन वे इतने अलग हैं कि मैं उन्हें अलग कर सकता हूं। उनमें से 3 हैं। हम 2 दिनों से अपने केबिन में फंसे हुए हैं और जब तक बर्फ कम नहीं हो जाती, हमारे लिए यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि कितनी देर और फंसेगी। मेरे दादा दादी ने द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के ठीक बाद प्रीस्टली झील से ज्यादा दूर प्रीस्टली पर्वत पर यह केबिन खरीदा था और हमारा परिवार तब से यहाँ समय बिताने के लिए बांगोर से उत्तर की ओर ड्राइव कर रहा है। मेरी बचपन की कुछ शुरुआती यादें यहीं से हैं, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसी नहीं है। जहां तक मुझे पता है, मैन में भेड़ियों का कोई झुंड नहीं है, लेकिन आप कनाडा से कभी कभार भटकते हुए भेड़ियों को देख सकते हैं। हालांकि मैंने कभी किसी को आक्रामक होते नहीं देखा। आप देखेंगे कि वे दूर से आपको देख रहे हैं, लेकिन आप उनसे संपर्क नहीं कर सकते। हालांकि ये 3 भेड़िए नहीं छोड़ेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि वे हमें अपने पास रखना चाहते हैं। मुझे पता होना चाहिए था कि कुछ गड़बड़ है, अगर मैंने ध्यान से ध्यान दिया होता। मैं और मेरी पत्नी बुधवार से यहाँ 4 दिनों से हैं और पहले ही दिन हमें पागल जानवर दिखाई देने लगे। साल के इस समय स्कंक्स देखना आम बात नहीं है, लेकिन हमने 3 देखे हैं, सभी पागल। मुझे उनमें से एक को शूट करना था, लेकिन तभी मेरे दादाजी की पुरानी बंदूक का फायरिंग पिन टूट गया और मेरे पास उसे ठीक करने के लिए आवश्यक सामान नहीं था। हमारी वर्तमान दुविधा शुक्रवार की सुबह तक शुरू नहीं हुई थी। हमने मौसम रिपोर्ट देखी थी और वे भविष्यवाणी कर रहे थे कि 2 अलग-अलग तूफान आएंगे, एक ओंटारियो झील से और दूसरा फलुए सेंट लॉरेंट एस्टुएर से। हमारा केबिन झील के उत्तरी सिरे के करीब है और क्षेत्र के अंदर और बाहर केवल एक ही सड़क है। यदि बहुत अधिक बर्फ गिरती है तो आप बुरी तरह फंस जाते हैं। इसलिए लूसी और मैंने आखिरी बार स्टोर तक चलने का फैसला किया, ताकि सप्ताहांत में यहाँ फंसने की स्थिति में हमारे पास सभी आवश्यक प्रावधान हों। मुझे युएंगलिंग का भी एक मामला मिला। सर्दियों की रात में ठंडी बियर के साथ गर्म आग के पास बैठने जैसा कुछ नहीं। जब हम दुकान पर थे तब बहुत तेज बर्फबारी शुरू हो गई थी और जब हम वापस लौटते समय पहाड़ी पर चढ़ रहे थे तो हमारी जगह तक जाने वाली संकरी छोटी सड़क पहले से ही काफी जोखिम भरी थी। मैं इसे सड़क कहता हूँ। सच तो यह है कि यह ब्रश में 2 खड्डों की तरह है। फिर भी हम दोपहर से ठीक पहले केबिन में पहुंचे और ट्रक को वहीं पार्क किया जहां हम हमेशा करते हैं, सामने के दरवाजे से लगभग 20 कदम की दूरी पर खुले कारपोर्ट के नीचे। मैं कई बैग अंदर ले गया और बियर लेने के लिए वापस जाने ही वाला था कि सामने वाले आंगन से खून जमा देने वाली चीख सुनाई दी। वह लूसी थी। बार बार मेरा नाम चिल्ला रही थी, स्पष्टवादी, स्पष्टवादी। इसे सुनकर ही मेरे दिमाग में अब भी सिहरन पैदा हो जाती है। तुरंत मैं वापस बाहर गया और देखा कि लूसी जमीन पर लेटी हुई थी और एक भेड़िए ने उसके पैर को जकड़ लिया था। जाहिरा तौर पर भेड़िया उसे दूर खींचने की कोशिश कर रहा था और लूसी उसे पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही थी और भेड़िए पर लात मारते हुए जमी हुई जमीन पर बर्फ को चीर रही थी। मुझे पता था कि मेरे ट्रक के पीछे एक कुल्हाड़ी है, इसलिए कारपोर्ट के पीछे भागते समय मैंने उसे उठा लिया और इस संभावना के बारे में ज्यादा विचार किए बिना कि मैं चूक सकता हूं, मैंने कुल्हाड़ी को जोर से नीचे घुमाया और भेड़िए की खोपड़ी को विभाजित कर दिया। भेड़िए के हिलने पर लूसी खुद को दूर धकेलने में कामयाब रही। उसके खून से बर्फ पर दाग लग गया। मैं उसकी ओर झुका और वह मुझसे लिपट गई और मेरे सीने में सिसकने लगी। मैंने नीचे उसके पैर की ओर देखा। भेड़िए ने उसकी जीन्स फाड़ दी थी और उसकी जांघ को कुछ गंभीर नुकसान पहुंचाया था। उससे काफी खून बह रहा था। मुझे उसे अंदर लाने और उसकी देखभाल करने की जरूरत थी। मैंने भी भेड़िए की ओर देखा। जैसा कि मुझे डर था,
उसके मुंह के चारों ओर झागदार लार थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह उग्र था। मेरा दिमाग दौड़ने लगा। मुझे उसे जल्द से जल्द इलाज के लिए अस्पताल ले जाना था। लेकिन मैं कैसे कर सकता था? 1 घंटे से भी अधिक समय से भारी बर्फबारी हो रही थी और हमारी छोटी सड़क, जो 1 मील से कुछ अधिक लंबी थी, पहले से ही अगम्य थी, कम से कम सामान्य ज्ञान वाले लोगों के लिए। नीचे जाना ऊपर आने से कहीं अधिक विश्वासघाती था। शायद मैं एम्बुलेंस बुला सकता था, लेकिन हमारी तुलना में उनके हमारी सड़क पर सुरक्षित रूप से पहुंचने की संभावना कम थी। शायद शेरिफ? हालांकि वह चिंता दूर हो गई। एक बार लुसी ने एक और चीख निकाली और खुद को मुझसे दूर करने की कोशिश की। उसने कुछ ऐसा कहा जैसे अरे नहीं, और उसने मेरे चेहरे पर तब तक धक्का दिया जब तक मैं यह देखने के लिए मुड़ा नहीं कि उसके अंदर यह नया डर किस कारण से पैदा हुआ है। हमारी ड्राइव पर 2 भेड़िए लगातार हमारी ओर आ रहे थे और वे इतने भी दूर नहीं थे। मैं जितनी जल्दी हो सके अपने पैरों पर खड़ा हो गया, उसे अपने साथ लाया और फिर मैं केबिन की ओर जाने लगा। उसका घायल पैर बर्फ के बीच से गुजर रहा था। मैं अपने कंधे पर पीछे मुड़कर देखता रहा। जब तक मैं लुसी को पोर्च पर नशीला पदार्थ पिलाता, भेड़िए पूरी तरह से भाग चुके थे, और जब तक मैं हमें केबिन में ले गया तब तक वे सीढ़ियां चढ़ चुके थे। 1 सेकंड से भी अधिक समय और वे हमारे पास पहुंच गए होते, लेकिन मैं समय रहते दरवाज़ा पटकने में कामयाब हो गया। मुझे यकीन नहीं है कि क्यों, लेकिन मैंने डेड बोल्ट को बंद कर दिया और फिर मैं लुसी को सोफे पर ले गया। मैं बरामदे पर उनके पंजों की खड़खड़ाहट सुन सकता था, लेकिन 1-2 मिनट के बाद वे भाग निकले। अचानक मुझे याद आया कि हमने सिंक के ऊपर की खिड़की को खुला छोड़ दिया था ताकि हम जाते समय हवा को प्रसारित कर सकें। इसलिए मैं उसके पास गया और उसे पटक दिया। जैसे ही भेड़ियों में से एक अपने पिछले पैरों पर खड़ा हुआ और अंदर देखा, यह बिल्कुल मुझ पर। हे भगवान, वह भेड़िया बहुत बड़ा था। यह जमीन से उस खिड़की के आधार तक 5 फीट की दूरी पर रहा होगा। भेड़िए की आंखें तीव्र, अंबर और बुरी थीं, और मैं उसकी द्वेषपूर्ण मुस्कान में उसके सभी दांत देख सकता था। साथ ही अपने साथी की तरह उसके मुंह से भी झाग निकल रहा था। मैंने शीशे पर थपथपाया और चिल्लाया, उसे डराने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं डरा। हालांकि मैंने ऐसा किया क्योंकि वह वहीं रुका हुआ था और मेरी ओर देख रहा था। हम 1 या 2 सेकंड से अधिक समय तक शीशे के माध्यम से एक दूसरे को देखते रहे, इससे पहले कि वह अंततः खुद को शांत कर लेता और घर के सामने की ओर वापस चला जाता। केबिन अनिवार्य रूप से एक मंजिला था। रसोई घर के साथ एक बड़ा कमरा और एक शयन कक्ष और एक बाथरूम। मांद के ऊपर एक मचान थी। मैं जल्दी से केबिन के चारों ओर चला गया, यह जांचने के लिए कि सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद थे और कुंडी लगी हुई थी। वह थे। तभी मैंने प्राथमिक चिकित्सा किट ली और लुसी के पास वापस चला गया। वह तब तक अपनी पैंट उतार चुकी थी और अपने घाव की जांच कर रही थी। अभी भी खून बह रहा था, लेकिन एक बार जब मैंने सारा खून साफ कर दिया तो मुझे यह जानकर राहत मिली कि यह उतना बुरा नहीं था जितना मैंने सोचा था। हालांकि यह अभी भी बुरा था, और यदि यह किसी जानवर का दंश न होता तो टांके लगाने पड़ते। किसी जानवर के काटने पर कभी भी सिलाई न करें, यही मुझे हमेशा बताया गया है। इसलिए आप जानवर के मुंह से सभी गंदे बैक्टीरिया को सिलाई नहीं करेंगे। मैंने घाव पर तब तक गीला सेक रखा जब तक कि खून बहना बंद नहीं हो गया, और फिर मैंने उस पर रबिंग अल्कोहल डाल दिया। अंत में मैंने इसे थपथपाकर सुखाया और उस पर जीवाणुरोधी मलहम लगाया। हमने घाव पर धुंध लगाने पर विचार किया, लेकिन अंत में इसे खुला छोड़ने का फैसला किया। मेरी तरह उसने भेड़िए का मुंह देखा था। हमने पहले जो पागल बदमाश देखे थे, उसके साथ मिलकर वह उसी नतीजे पर पहुंची थी जो मैंने निकाला था, रेबीज। डॉक्टरों का कहना है कि आपको रेबीज के संपर्क में आने के 72 घंटों के भीतर चिकित्सा उपचार प्राप्त करना चाहिए। कुछ कहते हैं 48 घंटे के भीतर, अन्यथा चीजें बहुत खराब हो सकती हैं। कई कारकों के आधार पर रेबीज के लिए ऊष्मायन अवधि दिन या सप्ताह या कभी-कभी वर्षों तक भी हो सकती है। हालांकि किसी भी मामले में एक बार जब किसी व्यक्ति में लक्षण दिखना शुरू हो गए तो सौदा हो गया। जहां तक मुझे पता है, रेबीज के लक्षण दिखने के बाद किसी व्यक्ति के ठीक होने का अब तक केवल एक ही मामला सामने आया है,
भारत से या कहीं और से कोई युवा लड़की। अंतिम बात, हमें उसे डॉक्टर के पास ले जाना था और जल्द ही। हालांकि यह कहना जितना आसान होगा, करना उतना आसान नहीं होगा। सबसे पहले से ही कई घंटों तक भारी बर्फबारी हो रही थी। यहाँ तक कि जंजीरों और 4 पहिया ड्राइव के साथ भी सड़क से फिसले बिना और कगार पर चढ़े बिना पहाड़ से नीचे उतरना लगभग असंभव होगा। दूसरा, और शायद अधिक तात्कालिक, हमारे केबिन के बाहर भेड़िए थे, पागल भेड़िए, और ऐसा लग रहा था कि वे हम पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित कर रहे थे। मुझे संदेह था कि हम बिना हमला किए अपने ट्रक तक पहुंच पाएंगे। यदि ऐसी संभावनाएं थीं जिनके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी, तो मैंने एम्बुलेंस को बुलाया। हालांकि जैसा कि मुझे संदेह था, हम जिस तूफान में थे उनके पास हम तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। वे हेलीकॉप्टर भी नहीं बुला सकते थे, जो उड़ने के लिए बहुत खतरनाक था। फिर मैंने शेरिफ को बुलाया और हमारी स्थिति बताई। वह हमारी दुर्दशा के प्रति सहानुभूति रखते थे, लेकिन वह हमसे लगभग 50 मील दूर ऐशलैंड में थे। हम दोनों जानते थे कि वह कुछ नहीं कर सकता। यह जितना निराशाजनक और अवास्तविक था, ऐसा लग रहा था कि हम फंसे हुए थे, कम से कम जब तक तूफान नहीं टूटा। मैं सामने के दरवाजे के पास गया और छोटी खिड़की से झांका, और जो मैंने देखा उसने स्थिति की वास्तविकता को और बढ़ा दिया। जिस भेड़िए को मैंने मारा था, वह अभी भी वहीं था जहां हमने उसे छोड़ा था। हालांकि वह पहले से ही आंशिक रूप से बर्फ से ढका हुआ था। अजीब बात यह थी कि अन्य 2 भेड़िए, एक बड़ा और दूसरा, मरे हुए भेड़िए को नोच रहे थे, यहाँ तक कि उसके मस्तिष्क को भी चाट रहे थे, जो मेरी कुल्हाड़ी से बना था। मैं अपने पूरे जीवन में जानवरों के बीच रहा हूँ, और मैंने कभी उनमें से किसी को अपने ही मृत व्यक्ति के प्रति इस तरह का व्यवहार करते नहीं देखा। यह विचित्र था। बड़े व्यक्ति ने अवश्य ही मुझे देखते हुए देख लिया होगा, क्योंकि उसने अपना विशाल सिर उठाया और ठीक मेरी ओर देखा। मैं झिझककर खिड़की से दूर चला गया। हमारे केबिन के अंदर थोड़ी ठंड महसूस होने लगी थी, इसलिए मैंने हमारे स्टोव में एक और लट्ठा फेंक दिया। तभी मुझे एक और संभावित समस्या का पता चला। हमारे पास लकड़ी की केवल आधा दर्जन छड़ें बची थीं। बाकी हिस्सा हमारी रसोई के दरवाजे के बाहर लगभग 10 गज की दूरी पर 2 पेड़ों के बीच रखा हुआ था। जब तक हमारे बिन बुलाए मेहमानों ने जाने का फैसला नहीं किया, तब तक वहां पहुंचना जोखिम भरा था। दूसरी ओर पहले से ही हाड़ कंपा देने वाली ठंड थी, और सूरज डूबने के बाद ठंड और बढ़ने वाली थी, बहुत अधिक ठंड। हमने उस दोपहर ज्यादा बात नहीं की। हम दोनों को स्कोर पता था। उस शाम मैंने हमारे लिए कुछ खाना बनाया, और फिर हम बैठे बैठे अपनी स्थिति पर विचार करते रहे। एक बार जब अंधेरा हो गया, तो मैंने देखा कि हमारे ट्रक के अंदर गुंबद की रोशनी जल रही थी। दरवाजा बंद करने से पहले लूसी पर हमला किया गया होगा, क्योंकि वह खुला खड़ा था। जब तक मैंने इसे बंद नहीं किया, इसकी बैटरी खराब होने वाली थी। हालांकि जैसे ही मैंने विचार करना शुरू किया कि क्या मैं इस तरह के कदम पर विचार कर सकता हूं, भेड़ियों में से एक कैब के अंदर उठ खड़ा हुआ। जाहिर है, उसे अपनी पसंद की बेंच सीट मिल गई थी। कहने की जरूरत नहीं है, इससे मेरे बाहर जाकर दरवाजा बंद करने की संभावना समाप्त हो गई। हमने इस पर चर्चा नहीं की, लेकिन हम दोनों उस रात मांद में रहे, लूसी सोफे पर और मैं अपनी गोद में अपनी कुल्हाड़ी के साथ अपनी कुर्सी पर। हमारे शयन कक्ष में जाना ठीक नहीं लग रहा था, जहां हम सामने कुछ भी होता हुआ नहीं देख सकते थे। कभी कभी रात के दौरान भेड़ियों में से एक बरामदे में आ जाता था, और कुछ बार मैंने उसे सामने के दरवाजे पर सूंघते हुए सुना था। एक बार पिछले दरवाजे पर जोर से धमाका हुआ, जैसे कि किसी चीज ने खुद को उस पर फेंक दिया हो, उसकी ताकत का परीक्षण कर रहा हो, लेकिन कुछ और नहीं हुआ। कहने की जरूरत नहीं, वह काफी नींद हराम करने वाली रात थी। अगली सुबह अभी भी बर्फबारी हो रही थी। वहां पहले से ही लगभग 2 फीट बर्फबारी हो चुकी थी। जब मैंने लूसी की जांच की, तो मुझे एक और अपशकुन का पता चला। उसके घाव के आसपास का मांस सूज गया था और छूने पर गर्म लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई संक्रमण फैल रहा है। मैंने उसे साफ किया और ठीक किया, और न जाने क्या करूं, मैंने हमारे लिए नाश्ता बनाया। लूसी केवल कुछ ही निवाले खाने में सफल रही। हालांकि मैंने सामने की खिड़की से कुछ दिलचस्प देखा। मृत भेड़िया पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ था,
और जहां उसका शरीर था उसके पास दो भेड़िए आराम कर रहे थे और केबिन को देख रहे थे। दिलचस्प बात यह थी कि भेड़ियों में से कोई भी बड़ा नहीं था जो खड़ा हो और रसोई की खिड़की से मुझे घूरे। मैंने चारों ओर देखा, उसे कहीं भी नहीं देख सका। इसके अलावा कल के दोनों भेड़िए भूरे भूरे रंग के हो गए थे। उस समय हमारी ड्राइव में पड़े भेड़ियों में से एक का रंग अधिक लाल था। मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि इसका क्या मतलब निकाला जाए। क्या यह अच्छा था कि बड़ा भेड़िया चला गया या बुरा था कि एक और भेड़िया आ गया। अंत में मैंने निर्णय लिया कि इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी तरह हम अभी भी केबिन में फंसे हुए थे और बर्फ अभी भी गिर रही थी। तब तक मैंने भेड़ियों के पागल होने के बारे में अपनी प्रारंभिक धारणा पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था। ये मेरी समझ में आता था, ये देखते हुए कि हमने स्कंक्स को देखा था और भेड़ियों के मुंह से झाग निकल रहा था। हालांकि पागल जानवर एकत्र नहीं हुए, यहां तक कि पैक जानवर भी नहीं। पागल जानवर पागल हो गए और अकेले घूमने लगे। जो भी जानवर उनके सामने आया उस पर हमला कर दिया। ये भेड़िए बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर रहे थे। इस तथ्य के अलावा कि उनमें से एक ने लूसी पर हमला किया था, वे शांत रहे और गणना कर रहे थे। उनके लिए हमारे आंगन में रुककर हमें देखते रहना बेहद असामान्य था, मानो वे हमारा इंतजार कर रहे हों। लेकिन यह पागलपन जैसा नहीं था। मुझे आश्चर्य होने लगा कि क्या शायद वे किसी और चीज से संक्रमित हो गए हैं, शायद रेबीज जैसी कोई चीज। लेकिन अधिक भयावह, लूसी दिन भर में और भी अधिक उदासीन हो गई और उसके घाव के आसपास का संक्रमण बदतर होता जा रहा था। मैंने हमारी लकड़ी का विवेकपूर्ण उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन दोपहर के मध्य तक मुझे चूल्हे में आखिरी लकड़ी डालनी पड़ी। मुझे बाहर जाने की संभावना पसंद नहीं आई, खासकर तब जब बर्फ अभी भी गिर रही थी और मेरा दृश्य कम हो रहा था। लेकिन मैंने यह भी नहीं सोचा था कि हम आग के बिना रात गुजार पाएंगे। मौसम विज्ञानी ने कहा कि रात का तापमान 0 के करीब होगा और विशेष रूप से लूसी की बिगड़ती हालत को देखते हुए अगर हमें जीवित रहना है तो हमें गर्मी की आवश्यकता है। जब मैंने हमारी लकड़ी की आखिरी छड़ी को जलते हुए देखा और यह जानते हुए कि मेरे पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं था, मुझे अंततः बाहर निकलने का साहस मिला। सबसे पहले मैं सामने के दरवाजे पर गया और देखा दोनों भेड़िए अभी भी वहीं पड़े थे जहां वे थे। फिर मैं रसोई के दरवाजे के पास गया और कई मिनट तक उसकी खिड़की से देखता रहा। जितना हो सके आश्वस्त होने की कोशिश करता रहा कि वहां से कुछ भी बाहर नहीं निकल रहा है। मैंने केवल पेड़ और बर्फ देखी, इसलिए धीरे धीरे जितना हो सके चुपचाप मैंने दरवाज़ा खोला और घुंडी घुमाई। जैसे ही मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला, पुरानी कुंडियाँ धीरे से चरमराने लगीं, बस इतना चौड़ा कि मैं गुजर सकूं। और फिर मैंने बाहर बर्फ में कदम रखा, फिर भी कुछ नहीं। इतनी सावधानी से मैंने लकड़ी के ढेर की ओर अपना कदम बढ़ाया। वहां पहुंचने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अकेला हूं, इसलिए मैंने अपनी बाहों में लकड़ियों का बोझ उठाना शुरू कर दिया। एक बार जब मैंने उतना सामान इकट्ठा कर लिया जितना मैं उचित रूप से ले जा सकता था, तो मैं वापस जाने के लिए मुड़ा। हालांकि मेरी सांसें अटक गईं जब बड़ा भेड़िया केबिन के पीछे से मेरे सामने आया। मैं ठिठक गया और एक क्षण के बाद वह बड़ा जानवर अपने कूबड़ पर आराम करते हुए बैठ गया और मेरी ओर देख रहा था। मुझे उम्मीद थी कि वह चार्ज करेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मुझे उम्मीद थी कि अन्य दो भेड़िए ड्राइव से मेरी ओर दौड़ते हुए आएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सब कुछ शांत था। आखिरकार मजबूरीवश मैंने फिर से सांस लेना शुरू कर दिया। मैंने गणना की कि मैं रसोई के दरवाजे के जितना करीब था, भेड़िया उतना करीब नहीं था। इसलिए अगर यह एक दौड़ बन जाए तो मैं उसे वहां हरा नहीं सकता था। इसके बजाय और कुछ और करने को न होने के कारण मैंने एक धीमा स्थिर कदम उठाया, फिर दूसरा। भेड़िया केवल मुझे देखता रहा। मैंने एक और कदम उठाया और भेड़िया खड़ा हो गया। उसकी आंखें अभी भी मेरी ओर थीं। यदि वह मुझे चाहता था तो वह मेरे पास था, इसमें कोई प्रश्न नहीं था। इसलिए क्योंकि मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, मैंने एक और कदम उठाया। भेड़िया अपनी जमीन पर डटा रहा, जैसा उसने तब किया जब मैं केबिन तक और दरवाजे से होते हुए बाकी रास्ता तय कर रहा था।
एक बार अंदर जाने के बाद मैंने लकड़ी को फर्श पर गिरा दिया और अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। मेरा दिल मेरे सीने में धड़क रहा था। एक बार जब मैं शांत हो गया तो मैंने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन बड़ा भेड़िया जा चुका था। मैं मांद के पास गया और सामने से देखा तो पाया कि 2 छोटे भेड़िए भी गायब थे। हालांकि उनके स्थान पर एक युवा बैल मूस था। वह हमारी ड्राइव पर केबिन की ओर मुंह करके खड़ा था। इससे पहले कि मुझे इस पर विचार करने का समय मिलता, मूस आना शुरू हो गया, सीधे मेरी खिड़की पर दौड़ने लगा। समय के उस छोटे से अंतराल में मेरे साथ यह हुआ कि यदि वह चाहे तो सीधे शीशे से टकरा सकता है, जिससे हमें बाहर जाने में कोई बाधा नहीं रह जाएगी। हालांकि इससे पहले कि मैं छिपने के लिए लपकता, बड़ा भेड़िया कारपोर्ट के पीछे से चमकता हुआ आया और उसने मूस को सामने के कंधे से पकड़ लिया, जिससे वह जमीन पर गिर गया। उतनी ही तेजी से अन्य भेड़ियों में से एक भी शामिल हो गया और उसने मूस का गला पकड़ लिया और उसकी श्वास नली को चुटकी से बंद कर दिया। संघर्ष हुआ, लेकिन केवल एक संक्षिप्त संघर्ष, और फिर मूस शांत हो गया। तभी विशाल भेड़िए ने मूस का पेट फाड़ दिया और खाना शुरू कर दिया। जब उसका पेट भर गया तो उसने अपना सिर उठाया और मुझे अपना खून से सना थूथन दिखाया, और फिर वह चला गया। एक बार जब वह नजरों से ओझल हो गया तो दूसरा भेड़िया, लाल कोट वाला, दूसरे के साथ शामिल हो गया और उन दोनों ने उस बेचारे जानवर के बगल में लेटने से पहले अपना पेट भर खाया, जिसे उन्होंने अभी अभी मारा था। मेरे मन में वास्तव में एक क्षणभंगुर विचार आया कि हो सकता है शायद जब से उन्होंने खाना खाया है वे हम में रुचि खो देंगे और हमारे साथ चले जाएंगे। लेकिन कोई नहीं, वे नहीं जा रहे थे। क्या वे थे? वे वहीं रुके हुए थे, हमें देख रहे थे और इंतजार कर रहे थे। ये तो पागलपन था। भगवान के नाम पर क्या चल रहा था? मैं भेड़ियों पर चिल्लाया। मैं जी जान से चिल्लाया कि वे हमें अकेला छोड़ दें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बेशक उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे मारे गए मूस के बगल में बर्फ में लेटे रहे और केबिन को देखते रहे। शेष दिन बर्फबारी होती रही। लूसी की हालत बिगड़ती दिख रही थी। वह और अधिक उदासीन होती जा रही थी और रात का खाना खाने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखा रही थी। मैंने शेरिफ को फिर से बुलाया, उससे हमारी मदद करने की विनती की, उससे कुछ करने की विनती की, लेकिन उसने मुझे उतनी ही शांत आवाज में समझाया जितना मैं पहले से जानता था कि वह कुछ नहीं कर सकता था। मेन के हमारे हिस्से में सब कुछ बंद था, कोई भी सड़क चलने लायक नहीं थी और तूफान में हेलीकॉप्टर के उड़ने का कोई रास्ता नहीं था। हालांकि वह तब तक मेरे साथ फोन पर रहा जब तक मैं खुद पर काबू पाने में कामयाब नहीं हो गया। उसके लिए कम से कम मैं आभारी था। कम से कम हम गर्म रहेंगे, मैंने खुद से कहा, और लूसी के स्वास्थ्य के अलावा हम आसन्न खतरे में नहीं दिख रहे थे। हालांकि उसे समझ में आना बंद हो गया था और वह प्रलाप के और भी करीब पहुंच गई थी। आखिर इन भेड़ियों को यह कौन सी बीमारी थी? क्या यह नया था? क्या वे बिल्कुल भी बीमार थे या यह कुछ और था? यदि हमें लूसी को शीघ्र चिकित्सा सहायता नहीं मिली तो उसका क्या होगा? ऐसा लग रहा था कि संक्रमण बदतर होता जा रहा है और उसे बुखार हो गया है। क्या वह अपना पैर खो देगी, उसका जीवन, या फिर वह उनके जैसी बन जाएगी? क्या यह संभव था कि वह जल्द ही अपने लिए खतरा बन जाए? मेरे लिए? तब तक मैं मुश्किल से 2 दिनों में सोया था। हालांकि दया की बात है कि उस शाम मैं अपने आराम कुर्सी पर गहरी नींद में सो गया। मुझे याद है कि मैं रात में केवल एक बार ही उठा था। मैं हमारे सामने वाले आंगन में चिल्ला रहे 3 भेड़ियों की आवाज से जाग गया था, लेकिन वह डरावना हिस्सा नहीं था। डरावना हिस्सा यह था कि लूसी मेरी कुर्सी के ठीक बगल में एक पत्थर की तरह स्थिर खड़ी थी और मेरी तरफ देख रही थी। एक बार जब मुझे अपना केंद्र मिल गया तो मैं कमोबेश उसे वापस सोफे पर ले गया। मुझे यकीन नहीं है कि उसे पता भी होगा कि वह उठ चुकी है। उसके सो जाने के बाद ही मैंने फिर से अपनी आंखें बंद करने की हिम्मत की। वैसे भी यह हमें आज सुबह तक ले आया है। मैं अभी भी गिर रही बर्फ को देखकर जाग गया और कुछ ऐसा महसूस किया जैसे संकल्प कि आज वह दिन है जब मुझे अपनी स्थिति के बारे में कुछ करना है। यह अनिश्चित काल तक नहीं चल सकता। मुझे कुछ तो करना होगा जो मैं कर सकता हूं। स्थानीय स्टेशन पर मौसम विज्ञानी रिकॉर्ड बर्फबारी के बारे में बात कर रहा था, अभूतपूर्व जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहा था।
जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा है। यह अविश्वसनीय था। मुझे कुछ करना था, मुझे बस करना था। मैंने अपने आप को आश्वस्त किया कि शायद शायद मैं हमारे ट्रक में हमारी छोटी सी सड़क पर चल सकता हूँ। हो सकता है कि बर्फ की गहराई एक प्रकार की तत्काल चारों ओर से घिरी रेलिंग के रूप में काम करेगी, जो मुझे पहाड़ से अपना रास्ता तय करने और उस तक पहुंचने की अनुमति देगी। कुछ भी कहीं भी, शायद मैं यह कर सकता था। मुझे बस इसे आजमाने के लिए तैयार रहना था। मैंने लूसी को अपनी योजना पर चर्चा करने के लिए जगाने की कोशिश की, लेकिन मैं उसे जगा नहीं सका। साथ ही उसका बुखार भी बदतर होता जा रहा था। मुझे पहाड़ से उतारने का और भी अधिक कारण। मुझे याद आया कि लूसी का दरवाज़ा इस समय खुला था, इसलिए ट्रक की बैटरी डोरनेल के रूप में खराब हो गई होगी। मैं पेंट्री में गया और हमारा बैटरी चार्जर पाया, जिसे हमेशा आपात स्थिति के लिए प्लग किया गया था। हालांकि मुझे पूरा यकीन है कि न तो मैंने और न ही यहाँ आए किसी अन्य व्यक्ति ने कभी इस तरह की आपात स्थिति की कल्पना की थी। मैंने लूसी को बताया कि मैं क्या करने वाला था, भले ही मुझे पता था कि वह शायद मेरी बात नहीं सुन रही थी। उसे यह बताने से मुझे तसल्ली हुई। मैं सामने के दरवाजे पर गया और जैसा कि किस्मत में था, ड्राइव में कोई भी भेड़िया कल की तरह नहीं पड़ा था। वहां केवल मूस थी, आधी खाई हुई और लहूलुहान। भेड़िए कहीं नजर नहीं आ रहे थे। मेरी योजना बैटरी चार्जर और अपनी कुल्हाड़ी को तेजी से यात्री दरवाजे तक ले जाने, खुद को कैब में बंद करने और वहां से इसका पता लगाने की थी। यह सब पूरा होने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन मैं दृढ़ रहूंगा। मुझे करना पड़ा। हमारा जीवन इस पर निर्भर था। एक बार जब मैंने खुद को संतुष्ट कर लिया कि यह सुरक्षित है, तो मैं दरवाजे के हैंडल तक पहुंचा और इसे धीमी गति से घुमाया। जैसे ही मैंने पोर्च पर एक कदम बढ़ाया, मैंने देखा कि हमारे ट्रक के अंदर से एक भेड़िया बाहर आ रहा है। मेरा दिल बैठ गया, लेकिन यह तुरंत कम चिंता का विषय बन गया। मैंने इसे देखने से पहले ही सुना था। बाईं ओर से लाल बालों और दांतों का एक धब्बा मेरी ओर आ रहा था। इससे पहले कि मैं कुछ भी प्रतिक्रिया कर पाता, भेड़िए ने अपना झागदार मुंह मेरे बाएं हाथ पर लगा दिया, जिससे मेरी कुल्हाड़ी बरामदे और आंगन में उछल गई। मैं स्तब्ध रह गया और तुरंत अपना हाथ झटक कर छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन भेड़िया मेरा हाथ छुड़ाने को तैयार नहीं था। मैं दहशत में आ गया। मैं महसूस कर सकता था कि उसके दांत मेरे हाथ की हड्डियों पर पीस रहे थे। हालांकि फिर मैंने इसे देखा और मेरे हाथ का दर्द उस डर के सामने गौण हो गया जो मेरे दिल से फूट रहा था। भेड़िए के सिर के ऊपरी हिस्से पर एक घाव था, और मेरा मतलब किसी पुराने निशान से नहीं है। यह एक ताज़ा घाव था, 6 इंच लंबा और कई इंच चौड़ा। यह वह घाव था जिसे मैंने 2 दिन पहले ही अपनी कुल्हाड़ी से बनाया था। मैं फर और हड्डी की लकीरों के बीच उसका मस्तिष्क, क्षतिग्रस्त मस्तिष्क देख सकता था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? यह संभवतः कैसे हो सकता है? यह भेड़िया मर चुका था। मैंने इसे देखा था, मैंने इसे मार डाला था। फिर भी यहाँ यह मेरे बरामदे पर था, मेरे हाथ को फाड़ रहा था। मुझे पता था कि मुझे आज़ाद होना होगा, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं इतना मजबूत था कि अपना हाथ उसके जबड़े से छुड़ा सकूं। मैंने अपनी कुल्हाड़ी खो दी थी, लेकिन जो वजन मुझे अपने दूसरे हाथ में महसूस हुआ, वह मेरा बैटरी चार्जर था। सहज ज्ञान के आधार पर मैंने चार्जर घुमाया और उसे भेड़िए के सिर पर, उसकी पहले से ही टूटी हुई खोपड़ी पर दे मारा। इसने हल्की सी चिल्लाने की आवाज निकाली, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि भेड़िए ने मेरे हाथ पर अपनी पकड़ थोड़ी ढीली कर दी, जिससे मैं उसे खींचकर मुक्त कर सका। मैं केबिन के अंदर वापस चला गया और अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। मेरा हाथ कट गया, मांस ऊपर और नीचे से फटा हुआ था। मुझे जगह जगह खून से सनी हड्डियां दिख रही थीं। मैंने लूसी को सोफे पर देखा। उसने बिल्कुल भी हलचल नहीं की थी। मेरी एड्रेनालाइन मुझे ऊर्जा दे रही थी, लेकिन फिर भी मुझे पता था कि मुझे अपने घाव साफ करने होंगे। मैं सिंक के पास गया और दर्द को नज़रअंदाज करते हुए अपना हाथ अच्छी तरह से धोया, और फिर मांद में वापस जाने से पहले मैंने इसे एक साफ कप तौलिए में लपेट लिया, जहां मैंने प्राथमिक चिकित्सा किट छोड़ी थी। मैं अपनी कुर्सी पर बैठ गया। किट मेरे सामने कॉफ़ी टेबल पर खुली, लेकिन फिर मैंने अपनी पत्नी की ओर देखा, जो अभी भी सोफे पर बेहोश पड़ी थी। उसके अभी भी खुले घाव से खून बह रहा था। एकदम से
एक अपरिचित अंधकार मुझ पर छा गया। मुझे यकीन है कि मैं मानसिक रूप से थकने के साथ साथ सदमे की स्थिति में भी रहा होगा, लेकिन दिन निकलते ही जो विचार मेरे मन में आया वह यह था। मैं अपने तत्काल भविष्य की ओर देख रहा था। मेरी पत्नी, वह बुरा घाव, वह असंगति, अब बेहोशी, और अभी भी बर्फबारी हो रही थी। फिर भी बर्फ गिर रही है। भेड़िए अभी भी बाहर थे और अभी भी बर्फबारी हो रही थी। मैंने आशा के सामान्य भ्रम के कारण फिर से शेरिफ को फोन करना शुरू कर दिया, जिसके साथ इस देश में हम में से अधिकांश लोग बड़े होते हैं। चीजें हमेशा ठीक हो जाएंगी, है ना? लेकिन मुझ पर अभी अभी एक मरे हुए भेड़िए ने हमला किया है। किसी तरह शेरिफ को बुलाना उतना महत्वपूर्ण नहीं लगा। मैंने अपना फोन मेज पर फेंक दिया, अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। मुझे उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। यदि हाँ, तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट में बताएं कि आप यह कहानी कहाँ से सुन रहे हैं। मुझे सचमुच यह जानकर अच्छा लगेगा कि मेरी आवाज़ और विचार कहाँ तक पहुँच रहे हैं। अगली बार तक शुभ रात्रि।